हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारी इस यूट्यूब वीडियो सीरीज़ द टैक्स मित्रा में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी में हम आज जो डिस्कस करेंगे क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के रिगार्डिंग पूरी डिटेल हम आज समझेंगे। सबसे पहले जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 जो क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग डिफाइन किया है डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 जो डेफिनेशन है डेबिट नोट की, तो वो उसको पूरी तरह के समझेंगे हम क्या कहने चाहती है डेफिनेशन। देन उसके बाद हम उसमें इम्पोर्टेंट उसके विथ सेक्शन में पर्टिकुलर सेक्शन में जाके उसके व्हाट आर द क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट क्या है जीएसटी में उसको समझेंगे। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट जीएसटी में, क्या क्या उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, किस टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं और उसकी क्या इम्पैक्ट होती है वो भी जानेंगे। और क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्यों हम इश्यू करते हैं वो भी पूरा समझेंगे। और टाइम लिमिट, क्रेडिट नोट इश्यू करने की टाइम लिमिट क्या है क्रेडिट नोट डेबिट नोट की, तो ये सभी पॉइंट के ऊपर आज हम पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को रिक्वेस्ट है। और अभी तक आप हमारे इस चैनल द टैक्स मित्रा पे नए हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सबसे पहले जो हम बात करेंगे डेफिनेशन सेक्शन 37 सेक्शन 2 सबसेक्शन 37 जो क्रेडिट नोट की रिगार्डिंग डेफिनेशन जो कहती है कि मीन्स डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34। सेक्शन 34 जो क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग है, एक डॉक्यूमेंट जो इश्यू करता है रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 34। क्या कहना चाहता है सेक्शन 34? अ क्रेडिट नोट कैन बी इश्यूड बाय सप्लायर ओनली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तो क्रेडिट नोट है ओनली, ये सप्लायर ही इश्यू कर सकता है। ओनली सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करता है, नहीं कि रिसीवर। अभी किन किन केस में सप्लायर इश्यू करता है क्रेडिट नोट, ये भी हमको जानना बहुत ही ज़रूरी है। द टैक्सेबल वैल्यू शो इन द इनवॉइस एक्सेस, जो भी टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस पे शो की है वो इनवॉइस की वैल्यू एक्सेस है अगर, तो उस केस में सप्लायर जो है, जो गुड्स सप्लायर है वो क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। द टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस पे जो की है वो एक्सेस हो तो उस केस में द टैक्स जो चार्ज किया है इन द इनवॉइस इज एक्सेस। आप जो अंडरलाइन किया है यहाँ पर हर एक जो टॉप पॉइंट में अंडरलाइन वैल्यू जो बोल्ड किया आप उसके ऊपर बहुत ध्यान देना दोस्तों, क्योंकि जो टैक्स चार्ज किया है वो इनवॉइस के अंदर ज़्यादा किया है, तो इस केस में क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। कौन करेगा? सप्लायर करेगा। तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि सप्लायर ओनली, क्रेडिट नोट ओनली द सप्लायर ही इश्यू कर सकता है, ये ध्यान में रखना है। द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्नड बाय द रिसिपिएंट, जो आपका रिसिपिएंट है उसने गुड्स आपको रिटर्न कर दिया तो उस केस में भी सप्लायर आपको क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। नाउ द गुड्स एंड सर्विस आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, ठीक है, तो उस केस में भी सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू कर सकता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द फॉलोइंग एस्पेक्ट नीड टू बी नोटेड। कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है क्रेडिट नोट में? वेयर देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट, जब किसी केस में टैक्स में और टैक्स अमाउंट में कोई भी चेंज नहीं, और क्रेडिट नोट मस्ट नॉट बी इश्यूड, तो उस केस में क्रेडिट नोट इश्यू नहीं हो पाएगी। अनलाइकली नॉर्मल एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिस है, क्योंकि अगर आपके जो इनवॉइस इश्यू किया है उसमें टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट में कुछ चेंज ही नहीं है, यानी कि तो उस केस में क्रेडिट नोट का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब क्रेडिट नोट हैज़ टू बी इश्यूड बाय सप्लायर ओनली, ये मैंने पहले भी कहा था, ये ओनली सप्लायर ओनली एंड नो अदर पर्सन परमिटेड टू इश्यू क्रेडिट नोट इन अ बिजनेस एट टाइम। द सप्लायर में ओनली इश्यू ए फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इन अ बिजनेस at the time supplier may only the issue financial credit note, that is only for the basic value without including GST component. Such financial credit note are recognized in circular 72/46/2020 GST जो dated 26 October 2018 है, where it is stated that such credit note need not to be uploaded on the portal, जो आपके पोर्टल पे अपलोड नहीं होगी जो फाइनेंशियल क्रेडिट नोट होती है। एज सच द जीएसटी पेड ऑन द ओरिजिनल सप्लाई विल बी नॉट बी अवेलेबल इन द एडजस्टेड।
वंस अ क्रेडिट नोट इश्यूड, डिटेल्स ऑफ द क्रेडिट नोट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आपने क्रेडिट नोट इश्यू कर दिया है, डिटेल्स शुड बी डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर इन द रिटर्न। जो सप्लायर है उसको ये डिटेल रिटर्न में डिक्लेयर करनी पड़ी ऑफ द मंथ ऑफ द इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट, जिस मंथ वो क्रेडिट नोट इश्यू करता है। हाउएवर इफ नॉट डिक्लेयर्ड इन दैट मंथ, अगर वो रह जाता है उससे पर्टिकुलर मंथ में शो करने का, तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी रिटर्न प्रायर टू सितंबर। आप सभी जानते हो कि सितंबर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग द एनुअल रिटर्न एज वेल एज द सितंबर का लास्ट रिटर्न बिफोर द फाइलिंग द एनुअल रिटर्न। सितंबर इज द ड्यू डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस वाज इश्यूड। तो उसके पहले भी आप उसको शो कर सकते हो नेक्स्ट प्रायर टू फर्दर। और फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, जो आपका एनुअल रिटर्न फाइल करोगे यानी कि उस लास्ट ईयर का बिफोर द सितंबर, अभी गवर्नमेंट ने डिफाइन किया ड्यू डेट, वो भी मे भी जो गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है, लेकिन विच एवर इज अर्लियर आपको उसके पहले वो क्रेडिट नोट शो कर देनी है अगर ऐसी कोई मिसमैच हो सकती है। द सप्लायर वुड नॉट बी परमिटेड टू क्लेम रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द सप्लायर वुड नॉट बी परमिटेड टू क्लेम रिडक्शन, जो सप्लायर है वो ऐसी कोई बेनिफिट नहीं ले पाएगा जैसे कि क्लेम ऑफ रिडक्शन इन द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। उसने आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में कुछ कम कर दिया तो उसका क्लेम हैज ए रिडक्शन इफ द इंसिडेंट ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट हैज बीन पास ऑन to any person, or if the recipient failed to declare the detail on the credit note in his return। जो recipient है failed to declare the detail of the credit note in his return, अगर recipient ने वो डिटेल अपने रिटर्न में नहीं शो की तो उस केस में सप्लायर को ये पर जो रिडक्शन का बेनिफिट लेता है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, वो उसको नहीं मिल पाएगा। यानी कि ये डिटेल सप्लायर एज वेल रिसिपिएंट, ये दोनों को कंपेयर करनी है। जब भी आप जैसे भी GSTR 2A मैच कर दे तो उस केस में आपको ये बहुत ही ध्यान में रखनी पड़ेगी ये चीज़ कि आपको जो भी आप क्रेडिट नोट इश्यू कर रहे हैं एज वेल एज सप्लायर एंड रिसीवर, ये दोनों को मिसमैच नहीं आना चाहिए, दोनों मैचिंग करवाना पड़ेगा। तो ये भी खास पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। द इश्यूएंस ऑफ द क्रेडिट नोट वुड नॉट बी रिलेवेंट इफ द रिसिपिएंट treat the return of the goods as an outward supplies and raise a tax invoice। कई मैंने देखा है कि अगर जो recipient है treat the return is goods as outward supply मानेगा और जो supplier है उस has a tax invoice issue करता है, तो उस केस में इसका कोई relevant नहीं होगा क्रेडिट नोट का, क्योंकि उसने has a supply मान लिया है उसने और issue किया है, tax invoice issue कर दे रहा है। Next, the credit note that is issued in any other circumstance not permitted by section 34, जो section 34 permit नहीं कर रहा would not be permissible and make itself indicate a cross supply in the opposite direction requiring an invoice under section 31। Care should be taken, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, ये जो opposite direction of requiring under section 31, अगर उसके ऑपोजिट में वो अगर इनवॉइस इश्यू कर देता है तो उस केस में कोई भी क्रेडिट नोट का रिलेवेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट, केयर शुड बी टेकन व्हाइल एग्जामिनिंग द एंड प्रैक्टिस ऑफ इश्यूइंग फाइनेंशियल और अकाउंटिंग क्रेडिट नोट इफ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 34। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो नोट दैट एज पर सेक्शन एज पर टेबल 5 इन GSTR 9C, GSTR 9C जो आपका एनुअल रिटर्न का है उसमें टेबल नंबर 5J, सच क्रेडिट नोट नॉट परमिटेड बाय सेक्शन 34, जो सेक्शन 34 में परमिट नहीं है, जो डिफाइन नहीं कर रहा है पर सेक्शन 34 आर टू बी सेपरेटली रिफ्लेक्टेड इन द रिकंसिलेशन। तो उसको जो 9C का रिकंसिलेशन स्टेटमेंट है उसको सेपरेटली शो करना है एंड द आउटपुट टैक्स मस्ट बी शोड इन द पेड ऑन द ओरिजिनल सप्लाई वैल्यू। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 38 जो डिफाइन कर दिया डेफिनेशन ऑफ डेबिट नोट। डेबिट नोट अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 3 जो कहता है कि डॉक्यूमेंट इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 34। तो इससे क्या कहना चाहता है, डेबिट नोट शुड बी इशूड बाय सप्लायर, जैसे क्रेडिट नोट भी इशूड बाय द सप्लायर, इन दैट ऑल्सो द
डेबिट नोट इश्यूड बाय द सप्लायर फॉलोइंग सर्कमटेंसी, किस किस केस में वो इश्यू कर सकता है डेबिट नोट। द टैक्सेबल वैल्यू सोन इन द इनवॉइस इज लेसर देन द टैक्सेबल वैल्यू। जो सप्लायर इनवॉइस इश्यू करता है उसमें उसने वैल्यू कम दिखाई है। देखो दोस्तों, ये केस ऐसे होता है कि जब अपने जो सप्लायर है और रिसीवर है, रिसीवर जो भी आपको एक परचेस ऑर्डर इश्यू करके देता है, सपोज परचेस में प्राइस कम कर दिया या ज़्यादा किया, तो उसी केस से हो जाता है कि परचेस में जो भी आपने क्यों इश्यू किया है परचेस ऑर्डर, जो भी आप सप्लाई कर रहे हो, उस केस में जब परचेस में प्राइस कम कर दिया है, लेकिन आप जो इश्यू कर रहे हो इनवॉइस हैज़ ए रेगुलर इनवॉइस पे प्राइस से बिलिंग कर रहे हो, लेकिन आपका जो एक्चुअल जो रिसिपिएंट है उसने पीओ में प्राइस कम कर दिया है। ये एक कॉमर्शियल परचेस में ये ऐसे ट्रांजैक्शन होती है जैसे फर्म रिसिपिएंट और सप्लायर के बीच में। तो कई बार ऐसा होता है जो ओरिजिनल चेंजेस वाला परचेस ऑर्डर होता है वो सप्लायर के पास टाइमली नहीं पहुंचता, तो उस केस में तब तक जब अप्रूव्ड परचेस ऑर्डर जब तक रिसिपिएंट के पास नहीं पहुंचता, तो उस केस में जो सप्लायर के पास नहीं पहुंचता, तो उस केस में सप्लायर है वो एग्जिस्टिंग जो रेट है उसके पास जो पीओ होता है हाथ में, उसी से वो बिलिंग करता है अपने रिसीवर को। तो रिसीवर ने अपने वहाँ प्राइस कम कर दिया है, तो उस केस में टैक्स जो एक्चुअल जो वैल्यू है इनवॉइस पे प्राइस है वो डिफर रहेगी एज पर द परचेस। तो उस केस में भी कई बार होता है कि वो सप्लायर डेबिट नोट देता है, हम उसको अलग लैंग्वेज से बोले तो उस केस में जिसको हम सप्लीमेंट्री इनवॉइस बोलते हैं डेबिट नोट, वन टाइप ऑफ डेबिट नोट इज कम सप्लीमेंट्री इनवॉइस। तो ऐसे भी केस होते हैं जैसे यहाँ पर लेसर देन द टैक्सेबल वैल्यू, द इनवॉइस इज लेसर, इनवॉइस कम वैल्यू का है, ठीक है। तो ऐसे भी केस होते हैं। नाउ द टैक्स चार्ज इन द इनवॉइस इज लेस देन द टैक्स पेएबल, जो टैक्स पे करना है लेकिन उससे कम टैक्स चार्ज गया, तो उस केस में भी सप्लायर डेबिट नोट इश्यू करेगा। द फॉलोइंग एस्पेक्ट नीड टू बी नोटेड वेयर देयर इज नो चेंज इन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स अमाउंट। ये पहले भी हमने बोला था, क्रेडिट नोट में भी सेम ये एप्लीकेबल होगा, सेम डेबिट नोट में अगर कोई टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स में कुछ चेंज ही नहीं तो डेबिट नोट मस्ट नॉट बी इश्यूड। तो उस केस में डेबिट नोट इश्यू करने का कोई प्रॉब्लम चांस ही नहीं है। द डेबिट नोट हैज़ टू बी इश्यूड बाय सप्लायर, ये एक इम्पोर्टेंट केस, सप्लायर इश्यू करेगा। डेबिट नोट इश्यूड बाय रिसिपिएंट से फॉर अकाउंटिंग पर्पज। ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि जो सप्लायर है वही डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। जिस केस में रिसिपिएंट क्रेडिट नोट या डेबिट नोट इश्यू करता है तो उसी केस में करेगा वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर्पज ही माना जाएगा, नॉट अ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फॉर जीएसटी पर्पज उसको नहीं माना जाएगा। The details of the debit note have to be declared by the supplier in the return of the month of the issued in debit note। ये ऑलरेडी आपको मालूम है कि उसको पर्टिकुलर मंथ में शो करना पड़ेगा डेबिट नोट को, क्योंकि ये एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टेंट इतना ही है जो आप जीएसटी रेगुलर इनवॉइस के रिकंसिलिएशन करवाते हो, इतना ही इम्पोर्टेंट इसका भी है। डेबिट नोट इंक्लूड द सप्लीमेंट्री इनवॉइस, जो मैंने पहले भी कहा था, पीओ में अगर कोई प्राइस चेंज होती है और जो बिफोर द इम्प्लीमेंट सप्लायर इस इनवॉइस इश्यू करता है कम प्राइस पे, पीओ में ज़्यादा रेट है, तो उस केस में भी आपका सप्लीमेंट्री इनवॉइस बनता है। जो डिफरेंशियल अमाउंट जब रहती है, क्योंकि आपने जो कम रेट में इनवॉइस इश्यू कर दिया है, पीओ में प्राइस ज़्यादा थी, तो जो डिफरेंशियल अमाउंट का है वो सप्लायर उसका डेबिट नोट देगा, यानी कि सप्लीमेंट्री इनवॉइस इश्यू करेगा। दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो को शेयर कीजिए। और अभी तक आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल द टैक्स मित्रा। आप हमको फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।